सुप्रभात मान्यवर। दुशांबे में एक नए दिन की शुरुआत। फ़िलहाल अभी मैं जा रहा हूँ बैंक, क्योंकि मेरे पास यहाँ की करेंसी नहीं है। मेरे पास सिर्फ 40 सोमानी बचे हैं। तो मैंने अभी इनसे पूछा भाई कहाँ मिलेगा, तो इन्होंने बोला यहाँ से पहली गली से लेफ़्ट हो जाओ, और लेफ़्ट होने के बाद आगे मेन स्ट्रीट में कहीं पे बैंक है। तो बैंक जाके मैं सबसे पहले अपने जो मेरे पास रूबल बचे हुए हैं, रशियन रूबल, वो मैं जो है एक्सचेंज करूँगा। बाकी आज आपको घुमाता हूँ दुशांबे। दुशांबे तो भाई एकदम अलग है। सेंट्रल एशिया में जो कंट्रीज़ हैं उनमें दुशांबे तो बिल्कुल अलग है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे बिल्डिंग्स, एकदम बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची, बिल्कुल हर जगह पे इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स। ऐसे तो मैंने पूरे सेंट्रल एशिया में कहीं नहीं देखा जो मेन सिटी सेंटर होता है। लेकिन हाँ, है खूबसूरत जैसा बाकी जो सिटीज़ हैं सेंट्रल एशिया की, नो डाउट। अब जो है हैरानी नहीं होती है, लेकिन है वैसा ही बहुत खूबसूरत। दरअसल मेरा करेंसी एक्सचेंज वाला सिस्टम जो है आज गड़बड़ हो गया है। उसका कारण ये है कि आज है सैटरडे और आज जो बैंक्स हैं यहाँ पे क्लोज्ड है। प्रॉब्लम ये है कि कल भी बैंक क्लोज रहेंगे, तो मंडे को जाके जो है बैंक खुलेंगे। अब दिक्कत ये है मेरे पास पैसे नहीं है, 2 दिन में बिना पैसे के रह नहीं सकता। मैं चाहता था कि मैं रशियन रूबल एक्सचेंज करूँ, तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने डेबिट कार्ड से ही कुछ पैसे निकालने पड़ेंगे। तो सोच रहा हूँ लगभग 500 सोमानी, यहाँ की करेंसी है सोमानी, वो निकाल लेता हूँ। और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ की जो करेंसी है सोमानी, वो हमारे 7 रुपये 60 पैसे के बराबर है। यानी कि एक इनका सोमानी हमारे 7 रुपये 60 पैसे के बराबर है। तो काफ़ी हाई रेट है करेंसी का यहाँ। तो उसके हिसाब से मैं 500 निकालूंगा तब भी मेरे 3500। 500 तो क्या, मैं एक काम करूँगा 400 निकाल लेता हूँ, क्योंकि 400 बहुत है। और परसों अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर मेरे पास रशियन रूबल हैं, वो मैं इन कैश कर लूँगा। तो फ़िलहाल अभी मैं जाता हूँ, पहले एटीएम ढूंढता हूँ, फिर दोबारा से कहीं। ये वाला यहाँ पे एटीएम मशीनें हैं पीछे, एक्टिव बैंक। मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि यहाँ 3-4 एटीएम ट्राई करने के बाद भी सारे मना कर रहे थे कि नहीं मिलेगा पैसा। मैंने 400 ताजिक सोमानी इसमें से विड्रॉ किए हैं। मेरे पैसे कटे हैं 3309 रुपये 60 पैसे, और 400 सोमानी के लिए बहुत ज़्यादा चार्ज लिया है इन्होंने। करेंसी रेट जो है लगभग 8 रुपये 27 पैसे आ रहा है, जबकि ये 7 रुपये 60 पैसे होना चाहिए था। बहुत ज़्यादा लिया है इस बार बैंक ने। समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों, इतना पैसा तो नहीं लेना चाहिए था बैंक को। चलिए ठीक है, क्या कर सकते हैं। फ़िलहाल मेरा काम हो गया है। दुशांबे सच में बहुत बड़ा शहर है ये। मैंने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा शहर होगा। लेकिन यहाँ पे जो ये बिल्डिंग्स है, ये इतनी बड़ी बड़ी बनाई हुई है और बन रही हैं। मैंने सेंट्रल एशिया में कहीं पे नहीं देखी इतनी बड़ी बिल्डिंग, जो ख़ास करके कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान है, तीनों में बहुत छोटी छोटी बिल्डिंग है। अलमाटी में थोड़ी बहुत हैं, लेकिन वो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे पूरा एकदम इन्होंने इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाई हुई है, समझ नहीं आता कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि सेंट्रल एशिया में इतनी बड़ी तो कहीं पे आपको मिलेगी नहीं, और ये हर जगह पे आपको देखने को मिलेगी। अगर आप आगे देखेंगे बहुत दूर दूर तक आप देखिएगा। ये यहाँ पे इनकी मेन स्ट्रीट है।
और एक बैंक वहाँ पे भी था, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे पीछे देखिएगा, सच में दुशांबे बहुत खूबसूरत है यार। मतलब पता नहीं क्या है, शायद मेरे साथ होता है ये या सबके साथ होता है कि तजाकिस्तान की मैंने जो परसेप्शन बनाई थी वो भी एक ऐसी गरीब सी कंट्री की बनाई थी कि मुझे लगा था कि ठीक है नॉर्मल सा होगा और उतना ख़ास नहीं होगा। और कुछ लोगों ने मुझे बोला भी था कि जो तजाकिस्तान है वो गरीब है ज़्यादा, इनकी दरअसल जो इकनॉमी है उतनी ज़्यादा है नहीं। अब ये इकनॉमी इनकी चलती कैसे है, इनके चारों तरफ से पूरे जो पहाड़ हैं, बड़े ख़तरनाक पहाड़ हैं, वो जो पहाड़ हैं वो भरे हुए हैं खनिजों से। रास्ते में कल मैं आते हुए देख रहा था कि यहाँ वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो है खुदाई हो रही है, पहाड़ खोद खोद के पता नहीं उसमें से क्या निकाल रहे हैं। और ये मुझे मालूम भी है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो खुदाई करता है वो करता है रशिया। इनसे जो है जो खनिज है वो ख़रीदता है बड़े सस्ते में और खुद ही खुदाई करता है इनके पहाड़ों में, खुद ही सब लेके चला जाता है और इनको उसके बदले में कुछ पैसे दे देता है। उससे इनकी इकोनॉमी चलती है। रशिया से सबसे पहला जो है इनको इनके साथ में उसने ऐसे सांठ-गांठ कर रखी है कि मैं तुम्हें सस्ते में तेल दे दूँगा और तुम मुझे खुदाई करने दो। रशिया खुद खुदाई करता है, उससे इनकी इकोनॉमी चलती है। लेकिन जैसे हमें बताया गया था, जैसे हमने सोचा कि इतनी भी ज़्यादा गरीब नहीं है ये, अभी जो है काफ़ी पैसा खर्च कर रहे हैं ये अपने जो शहर हैं, इनकी जो रोड्स हैं। सबसे बड़ी बात है जो इनकी रोड, जिस रोड में मैं आया वो सच में पूरे पहाड़ों में थी, लेकिन इतनी ज़बरदस्त रोड बनाई थी इन्होंने कि मैं हैरान हो गया था लिटरली। तो काफ़ी अच्छा था। तो इसका मतलब है कि देश खूबसूरत है घूमने के लिए, लेकिन हाँ उन लोगों के लिए जो नेचर से प्यार करते हैं। ये सिर्फ एक शहर है जहाँ मैं अभी हूँ दुशांबे में, ये सिर्फ एक शहर है। और सबसे बेस्ट यहाँ पे क्या है कि जैसे ही आप पहाड़ों में जाते हैं, जिनको नेचर से प्यार है, जैसे झीलें या कोई ट्रैक करना है, और एक यहाँ पे हाईवे है, पामीर हाईवे। जैसे ही आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे कि तजाकिस्तान में क्या है घूमने लायक, तो सबसे पहले नंबर पे आता है पामीर हाईवे। वो हाईवे कहते हैं कि अगर कोई उस पर नहीं गया तो फिर ये समझ लीजिए कि उसने कुछ नहीं देखा। अब उस हाईवे पे जाने के लिए एक स्पेशल परमिट की ज़रूरत होती है। यहाँ पे क्या है, जो ऊपर के जो रीजन है, जो जिसको बोलते हैं बिल्कुल एकदम अलग से रीजन है, वहाँ के लिए एक परमिट चाहिए होता है जिसको बोलते हैं जी बाव परमिट। तो अब उस रीजन में जाने के लिए आपको, वैसे तो इनका जो वीज़ा है वो सस्ता है, नॉर्मल वीज़ा आपको मिलेगा तो सिर्फ आप दुशांबे वगैरह घूम पाओगे। लेकिन अगर आपको वो ऑटोनोमस रीजन में जाना है तो वहाँ के लिए फिर आपको परमिट की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप तजाकिस्तान का ई वीज़ा अप्लाई करते हैं उस टाइम ही ऑप्शन आता है कि आपको नॉर्मल वीज़ा चाहिए या जी बाव परमिट के साथ में चाहिए। तो अगर वो जी बाव परमिट आप लेते हैं तो उसके साथ ही आपको फ़ी पे हो जाएगी और आपकी ई वीज़ा पे लिख के आ जाएगा, ऐसे स्टैंप लगा हुआ रेड कलर का, जी बाव परमिट। ई वीज़ा पे ही जैसे स्टैंप लगती है ना, वैसे वो प्रिंटेड वो आता है, उसमें PDF में आता है जी बाव परमिट। यानी कि आप फिर उस रीजन में जा सकते हैं। मेरे पास जो परमिट है अभी मैं पूरे तजाकिस्तान में कहीं तक जा सकता हूँ, किसी भी बॉर्डर तक जाता हूँ। तो ऑटोनोमस रीजन पे जाने के लिए आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहाँ पे सारा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ये निर्भर करता है यहाँ के लोकल लोगों की प्राइवेट टैक्सीज़ पे। इवन टैक्सीज़ भी नहीं कह सकते आप, प्राइवेट व्हीकल्स में लोग सवारियाँ उठा रहे हैं और पुलिस वालों को भी कोई चक्कर नहीं है। तो ये मैंने देखा है। बसेस, कल मैं समरकंद से लेके दुशांबे के बीच में मैंने एक भी बस नहीं देखी। आप सोचिएगा, लगभग 270 किलोमीटर मुझे एक बस तो दिखनी चाहिए थी, मुझे एक भी बस नहीं दिखी, क्योंकि यहाँ पे बस का कोई सिस्टम ही नहीं लग रहा। आपको मालूम है इनके एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए कोई सर्विस नहीं है बस की। जैसे कि अगर मुझे खुजंद जाना है तो एक कोई कंपनी है एशियन ट्रैवल करके, उसने शुरू की है एक बस। तो मैंने इंटरनेट से उसका व्हाट्सएप नंबर निकाला, मैंने उनको मैसेज किया कि भाई कितने बजे आपकी बस जाएगी, और मेरे पास वापस मैसेज क्या आता है। वो ऐसा नहीं कि कोई वो कॉपी एंड पेस्ट मैसेज था, बंदे ने प्रॉपर लिखा हुआ कि हमारी सुबह 8 बजे एक बस चलती है, लेकिन अगर सवारियों की वजह से, लेकिन अगर सवारियां कम हो तो वो बस कैंसिल भी हो सकती है। मैं हैरान हो गया यार, इस बंदे को कमाई करनी है उनको, ये पहले बोल रहे हैं कि अगर सवारियाँ कम हुई तो ये बंद मतलब कैंसिल भी हो सकती है।
तो ये थोड़ा मेरे लिए हंसा। जबकि आप सोचिएगा, इनका जो दुशांबे है वो कैपिटल है, जो खुजंद है वो भी बड़ा शहर है, उन दोनों के बीच में कोई एक्सेसिबिलिटी एक्चुअल में है ही नहीं। और वो भी सिंगल बस। एक होता है ना कि बहुत सारी बसें हैं भाई यार, सवारियाँ नहीं मिलती, और सिंगल बस में इतनी प्रॉब्लम है कि उनको एक कैपिटल से अपने दूसरे शहर जाने के लिए सवारियाँ नहीं मिल रही। तो ये थोड़ा सा अलग है, ट्रांसपोर्ट का यहाँ दिक्कत है। उसका कारण है यहाँ की आबादी। उस 270 किलोमीटर में कल गांव तो आए ही नहीं कोई, मतलब छोटे छोटे 1-2 कस्बे आए, जैसे पंजा कैंत जो इनका बड़ा शहर है। उसके बाद तो फिर छोटे छोटे गांव, कोई किसी में 10 घर, किसी में 12 घर, बस वो भी कहीं कहीं कोई 50 किलोमीटर दूर, कोई 20 किलोमीटर दूर बाद आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो है आबादी बहुत कम है, जिस वजह से अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसमें थोड़ा समय लगेगा। दिल ओह, आज पता चला कि ये इसको भी दिल बोलते हैं। मतलब हमारे जैसा जैसे दिल होता है हम लोग भी दिल बोलते हैं, ये भी दिल बोलते हैं। देखिए वहाँ लिखा हुआ है SSSR। तजाकिस्तान भी कभी USSR का हिस्सा हुआ करता था, सोवियत संघ का हिस्सा था। अब ये एक अलग देश है। 1991 में जब लगभग सोवियत यूनियन के 15 टुकड़े हुए तो सोवियत यूनियन से तजाकिस्तान भी अलग हो गया और अपना एक अलग देश बन गया। लेकिन तब से लेके काफ़ी समय तक यहाँ पे सिविल वॉर होता रहा, और सिविल वॉर जब तक चलता रहा उसके बाद अभी के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने सिविल वॉर को रोकने की पूरी कोशिश की। सिविल वॉर रोकने के बाद आज तक वो प्रेसिडेंट है। दुशांबे की मेरी जो यात्रा है वो लाइफ में याद रहेगी कि मैं भी कभी यहाँ पे आया था। ना जाने पता नहीं कब तजाकिस्तान वापस आने का मौका मिले। तो फ़िलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब मैं निकल रहा हूँ अपने हॉस्टल की तरफ, तो आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि।